हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 5th वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड रिट ऑफ सर्टोरी कैन बी इशूड बाय जजूसरी। तो रिट ऑफ सर्टोरी जो इशू किया जाता है जजूसरी के द्वारा, तो किस ग्राउंड पे किया जाता है। तो ये है लैक ऑफ जुरिडिक्शन पर, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन पर और एरर ऑफ लॉ। इन तीन ग्राउंड पर जो है तो रिट ऑफ शटोरी इशूड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन ए सी डी होगा, ठीक ना। तो सर्टोरी जो है तो इशू किया जाता है हमेशा सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, किसी भी इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स को, ठीक ना। तो ये जो ग्राउंड्स होते हैं ये रिट विदाउट जुरिडिक्शन या लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो गया, इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो गया और एरर ऑफ जुरिडिक्शन। इन तीन ग्राउंड पर रिट ऑफ सर्टोरी इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इनमें से चार स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जस्टिस की बात की गई है, तीन प्रकार की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो ये सही है, ठीक ना। लिबर्टी की बात की है तो पांच प्रकार के लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वार्शिप की बात की गई है। ये भी आपका सही है। इक्वलिटी की जो बात की गई है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, करेक्टर की बात नहीं की गई है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फ्रेटर्निटी ऑफ एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की गई है, ना कि रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, यानी ए और बी केवल स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन ए और बी होगा। तो देख लेते हैं जो जस्टिस है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है इंडियन प्रियम्बल में। लिबर्टी, पांच प्रकार की लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है। इक्वलिटी की जो बात की गई है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। साथ ही साथ बात की गई है प्रमोट एमंग देम ऑल की बात की गई है। फ्रेटर्निटी जो बात की गई है तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात की गई है, श्योरिंग, और साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पर ए और बी दो लिस्ट दी हुई है। ए लिस्ट में आपको वीटो दिया हुआ है और बी लिस्ट में उस पावर के बारे में दिया है प्रेसिडेंट को, वो कब दी जाती है। तो अब्सोल्यूट वीटो जो दिया जाता है वो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास कि कोई भी जो हाउसेस के द्वारा, बोथ हाउसेस के द्वारा पास किया गया है उसको नो कह सके। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो होता है प्रेसिडेंट जो है तो अपना विथहोल्ड असेंट को विथहोल्ड नहीं कर सकता अगर कोई भी बिल हाउसेस के द्वारा फिर से पास कर दिया जाता है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो होता है जब कोई भी बिल जो है तो रिटर्न कर दिया जाता है रिकंसिडरेशन ऑफ द रिकंसिडरेशन के लिए हाउसेस को प्रेसिडेंट के द्वारा, तो सस्पेंसिव वीटो होता है। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को जो है तो अपने पास रख लेता, ना तो उसमें असेंट देता ना तो उसको रिफ्यूज करता, और विदाउट एनी टाइम लिमिट के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रख लेता है, तो उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। वीटो तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए का फोर्थ होगा, बी का आपका सेकंड होगा, सी का थर्ड फर्स्ट होगा और डी का आपका थर्ड होगा, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट है। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का वन और डी का थर्ड नंबर, ठीक ना। तो अब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? अब्सोल्यूट वीटो होता है जब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी बिल को जो पास किया गया है हाउस पार्लियामेंट के द्वारा उसको नो कह सके। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो होता है जब कोई भी बिल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है और पुनः जो पार्लियामेंट है हायर मेजोरिटी के साथ उसको पास कर देती है, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपने असेंट देना अनिवार्य हो जाता है। इसको जो तो क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है। ये पावर केवल यूएस के प्रेसिडेंट के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो का पावर नहीं है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो होता है जब प्रेसिडेंट जो है तो किसी भी बिल को पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देता है, तो उसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। वही पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है जब प्रेसिडेंट कोई भी जो बिल है उसके पास आता है और वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, ना तो उसको असेंट देता ना तो उसको असेंट देने से रिफ्यूज करता, तो इस प्रकार के जो वीटो होता है उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है और ये वीटो इनफाइनाइट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के पास रहता है, ठीक ना। फर्स्ट टाइम जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था वो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा एक्सरसाइज किया गया था 1986 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं और लिस्ट जो सेकंड है उसमें वो किस आर्टिकल्स में आते हैं आपको उसको करेक्टली मैच कराना है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के बारे में जो दिया गया है वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 231 में दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, ये आपके आर्टिकल 228 में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये आपके दिया गया है आर्टिकल 233 में दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, ये आपका आर्टिकल 229 में दिया हुआ है। यानी पे यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट नंबर, ठीक ना। तो कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 231 में दिया है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 228 में मिलेगा आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में आपको आर्टिकल 233 में मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ जो हाई कोर्ट होते हैं वो आपको आर्टिकल 229 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस दिए हैं, आपको पता करना है कि असर्शंस रीजन सही है कि नहीं और क्या रीजन असर्शंस का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। असर्शंस देख लेते हैं क्या है। द एसेंस ऑफ फेडरलिज्म लाइज नॉट इन द इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बट इन सोसाइटी इटसेल्फ, जो फेडरलिज्म का एसेंस होता है वो सोसाइटी में ही रहता है, इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलता, तो ये सही है आपको। फिर रीजंस क्या कहा जा रहा है, कोएलिशन गवर्नमेंट आर मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ए हेट्रोजीनियस सोसाइटी, जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी होती है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट सबसे सुटेबल सबसे उचित जो है तो गवर्नमेंट होती है, तो ये भी जो है तो सही है। रीजंस भी सही है, असर्शंस भी सही है, लेकिन जो रीजंस है वो असर्शंस है जो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शंस का, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा, ठीक ना। तो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। जो इसेंस होता है फेडरलिज्म का वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पर नहीं होता बल्कि सोसाइटी में होता है व्याप्त। वहीं जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है किसी भी हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें उसका कौन सा फीचर्स नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव एट द सेंटर बनाया गया था, ये सही है, ठीक ना। लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव इलेक्टेड मेजोरिटी, तो इलेक्टेड मेजोरिटी आपको बाई कैमरल ये भी जो है तो आपका करेक्ट है, ठीक ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनेबल टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट, ये आपका इनकरेक्ट है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख को दिया गया था आर्टिकल 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नंबर आपका सही है। तो नॉट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 पूछा था, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके द्वारा तो इंडियन के जो पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें बढ़ाया गया था। ये आया था मॉन्टेग्यू जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे, तो उनके समय में आया था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको पता करने हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट। द फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एक्शंस, तो ठीक है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो स्टेट के एक्शंस पर लिमिटेशन लगाते हैं, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसको ऊपर रखा जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्ट द स्टेट डू सर्टेन थिंग, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो स्टेट को कुछ सर्टेन थिंग्स बताता है कि ये आपको स्टेट को करना होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पे हम कोर्ट नहीं जा सकते उसको इन्फोर्स करने के लिए, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इफ एनी लॉ इज मेड टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्ट to mention in article part 4 of the constitution, it would be immune from constitutionality on the ground of violation of fundamental right conferred by article 14 and 19। यदि हमारे किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ ऐसा बनाया जाता है लेकिन वो हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल
14 और 19 में दिया गया है उसका वायलेशन करता है, तो उसको इम्यून किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल से, ये इनकरेक्ट है। कोई भी हमारा ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है जो हमारी जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या राइट टू फ्रीडम जो हमारे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको ले सके। तो यहाँ पर आपका ये जो तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, थर्ड वन। ठीक, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेटर, तो किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ बनाने की आवश्यकता होती है, लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये फोर्थ नंबर भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में है। ये जो तो स्टेट्स के एक्शंस पर लिमिटेशन लगाता है, वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में दिया हुआ है, ये स्टेट्स को कुछ सर्टेन थिंग्स बताते हैं कि ये स्टेट को करने चाहिए। ठीक ना, वो डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इन्फोर्स के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51 पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो ये भी आपका करेक्ट है। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव टू बी फुलफिल्ड बाय एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया, तो एवरी पर्सन नहीं, केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट जो है तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है। द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया था, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो जोड़ा गया था, लेकिन उसको 2002 में जोड़ा गया था, 2006 में नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर भी आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था यानी इनकरेक्ट, तो थर्ड और फोर्थ होगा, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में है, ए में है, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्टूडेंट सिंह कमेटी के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, तब 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे 10, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो हो तो 11th कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the forest and protection of wild animals shifted from state to concurrent list, तो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल जो सब्जेक्ट है वो जो चेंज किया गया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक ना, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो तो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो एंड बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेम पर्सन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन और टेरिटरी। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। तो ठीक ना, आर्टिकल 153 ऑफ द 7th कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके द्वारा किसी भी गवर्नमेंट को है वो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए जो है तो गवर्नर के रूप में कार्य कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट 1 प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाइल लिस्ट 2 इंडिकेट द गवर्नमेंट, मैच द टू लिस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया है और जो लिस्ट सेकंड है वो किस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में दिया है, तो आपको इनको मैच कराना है करेक्टली। तो चंद्रशेखर आपके जो हाँ ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से थे, देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट से थे। ठीक ना, तो बी का 1, ए का 4,
अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, तो सी का आपका सेकंड हो जाएगा। वहीं मनमोहन सिंह थे यूपीए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी डी का आपका थर्ड हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन से यहाँ पर है वो करेक्ट है, ठीक ना। तो चंद्रशेखर नवंबर 10 1990 से लेके जून 21 1991 तक थे। एच डी देवगौड़ा जो थे वो जून 1 1996 से अप्रैल 27 1997 तक थे। अटल बिहारी वाजपेयी मई 16 से जून 1 1996 तक थे एक बार, फिर उसके बाद मई 19 से 1998 से लेकर मई 22 2004 तक थे, ठीक ना। वहीं मनमोहन सिंह जो थे मई 22 2004 से लेकर मई 26 2014 तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर लोकसभा के बारे में दिया है, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक ना। फिर उसके बाद आते हैं शिवराज वी पाटिल आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं मनोहर जोशी, और फिर लास्ट में सोमनाथ चटर्जी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ, वन, थर्ड और सेकंड, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो एन संजीव रेड्डी जो है तो मार्च 1967 से लेकर 1969 तक रहते हैं, फिर 1977 से लेकर मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक प्रेसिडेंट के रूप स्पीकर के लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। शिवराज वी पाटिल जो है वो जुलाई 1991 से लेकर 1996 तक कार्य करते हैं। मनोहर जोशी जो है तो 2002 से लेकर 2004 तक, और सोमनाथ चटर्जी जो है 2004 से 2009 तक लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस के बारे में बताना है कौन सी सही है। ही शुड बी एमिनेंट इन द सम वॉक ऑफ लाइफ, तो ये सही है, ठीक है। ही शुड बी ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट के बारे में ये बात नहीं करते, ठीक ना। ही शुड बी डिटैच फिगर एंड टू नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विथ लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, तो ये भी बात सरकारी रिकमेंडेशन में कही जाती है। ही शुड बी ए पर्सन हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट पार्ट इन पॉलिटिक्स इन जनरल एंड रिसेंट पास्ट इन पर्टिकुलर, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व रहे व्यक्ति, और साथ साथ रिसेंट में पॉलिटिक्स से वो दूर रहे, ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाने की बात सरकारी कमीशन में की गई थी। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो वन, थर्ड और फोर्थ हो गए, यानी आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही है। तो जो सरकारिया कमीशन था उस जो है तो गवर्नर के पॉइंट के बारे में कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, वो है जो कोई ही मस्ट बी नॉमिनेटेड आफ्टर डिस्कसिंग विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के द्वारा स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उसके उनसे जो है तो डिस्कशन करने के बाद उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। वो जो है तो किसी भी फील्ड में वेल नोन होने चाहिए, ठीक ना। वो जो है तो रिमोट फिगर होना चाहिए ना, लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहने चाहिए। उनको जो है तो कभी आप जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहना चाहिए, रिसेंटली ये देखा जाए तो, ठीक ना। ही शुड बी नॉट रिमूव अनलेस देयर इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, उनको जो तो रिमूव नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस या डिसिप्लिनरी एक्शंस उनके खिलाफ लेना हो, तभी उनको रिमूव किया जा सकता है, वरना उनको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ही मस्ट गिव एन रीजनेबल चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल, यदि उनको रिमूव किया जाता है तो उनको रीजनेबल चांस दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके। ही इज नॉट एजेंट ऑफ द सेंटर, वो एजेंट सेंटर के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे, इसलिए कि वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है, ठीक ना। वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पीपुल्स के प्रति जिम्मेदार रहेगा, ठीक ना। अगर कोई सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स होता है स्टेट में तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक ना। ही शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जो है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को भी होल्ड नहीं करना चाहिए, सिवाय कि गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को जब वो ऑफिस छोड़े अपने, ठीक ना। साथ ही साथ ही शुड बी ग्रांटेड रीजनेबल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, और जब रिटायरमेंट हो तो उनको रीजनेबल जो है तो पोस्ट रिटायर बेनिफिट मिलना चाहिए। ये गवर्नर के लिए सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन थे।
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक एवोल्यूशन स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीएजी है वो किस आधार पर एवोल्यूशन ऑफ स्टडीज कर सकता है, तो वो है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, खुद के इनिशिएटिव पर, रिक्वेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी के आधार पर, डायरेक्टिव इन लेजिस्लेटिव अगर कोई डायरेक्शन देती है तो भी वो कर सकता है। द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री, ये आपका इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका ए बी सी जो है तो करेक्ट होगा, यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। तो जो कैग होता है वो आर्टिकल 149 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है, ठीक ना। तो वो एवोल्यूशन हिस्ट्री इन आधारों पर ले सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 में मेंशन है चीजें। द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल एक्ट, जो ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट आया 1971, उस आधार पे। इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन देती है वो। रेगुलेशन ऑन द ऑडिट और अकाउंट्स एक्ट 2007 के द्वारा। और इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट है उस आधार पे जो है तो सीएजी जो है तो अंडरटेक कर सकती है कोई भी एवोल्यूशन स्टडीज को, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखें तो जो एवोल्यूशन स्टडीज है वो बेसिस होता है उसका ओन इंस्टीट्यूट पर, रिक्वेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी पर, और डायरेक्टिव इन लेजिस्लेचर पर, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का इन इंडिया के पार्ट 5th वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।